नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अब हम समझने जा रहे हैं आरएनए। अभी तक हमने डीएनए से रिलेटेड काफ़ी प्रोसेस समझी है, डीएनए की स्ट्रक्चर समझी है, डीएनए का रेप्लिकेशन हमने समझा है। अब हम समझेंगे स्पेशल फॉर आरएनए। आरएनए की बातें हम समझें। सबसे पहले आरएनए होता क्या है। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। ये भी बच्चों न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है, यानी डीएनए की तरह आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है। यानी आरएनए को कहा जाता है पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, क्योंकि इसमें जो शुगर होती है वो राइबोज है तो ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ, लेकिन इसमें शुगर कौन सी आ जाती है, राइबोज, इसलिए कहते हैं पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसकी शुगर की बात करें तो इसमें राइबोज शुगर होती है। अच्छा, नाइट्रोजन बेस इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। थाइमिन तो कहाँ प्रेजेंट था, डीएनए में, जबकि आरएनए अगर आ गया है तो अब यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, जनरली ये सिंगल स्टैंड होते हैं। आरएनए अगर हम देखें तो मैक्सिमम जगह सिंगल स्टैंड होते हैं। अगर हम अपनी सेल के आरएनए की बात करें तो अपनी सेल का आरएनए भी सिंगल स्टैंड है। प्लांट की सेल का आरएनए की बात करें सिंगल स्टैंड। बैक्टीरिया के आरएनए की बात करें सिंगल स्टैंड। हर जगह आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। डबल स्टैंड आरएनए तो बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और यह देखा जाता है केवल कुछ वायरस के अंदर। तो जनरली ये सिंगल स्टैंड ही है, और कुछ नहीं कहा जाए तो आपको सिंगल स्टैंड मान के ही चलना है। रेयर केस में ये डबल स्टैंड होता है, रेयरली डबल स्टैंड होता है, और ये डबल स्टैंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल रियो वायरस। कुछ वायरस के अंदर, जैसे रियो वायरस के अंदर, सारे वायरस भी नहीं, कुछ वायरस के अंदर ही आरएनए आपको डबल स्टैंड देखने को मिलता है। क्लियर। अगर कभी कुछ नहीं कहा जाए और ऐसे स्टेटमेंट आए आरएनए पर चार्गाफ रूल अप्लाई होता है, तो हम कहेंगे आरएनए पर चार्गाफ रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कुछ नहीं कहा जाए तो जनरली इसको हम सिंगल स्टैंड लेंगे, और सिंगल स्टैंड आरएनए है तो चार्गाफ रूल तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना है, और न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें भी फॉस्फेट होगा, और फॉस्फेट होता है तो आरएनए भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और इस पर अगर हम चार्ज निकालें तो इस पर भी वही डीएनए की तरह नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो ये भी एसिडिक मटेरियल होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। आरएनए का अगर हम क्लासिफिकेशन समझे तो आरएनए को फिर हम डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसकी बेसिक कैटेगरी दो की गई है, टू मेन कैटेगरी है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है, फर्स्ट कैटेगरी, और वो है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक या इसको हम जीनोमिक आरएनए भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए, और इसकी सेकंड कैटेगरी आती है नॉन जेनेटिक आरएनए। अब बात आती है जेनेटिक और नॉन जेनेटिक होता क्या है। जेनेटिक नाम से समझ में आ रहा है, जेनेटिक मतलब जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करे, यानी व्हेन आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अगर आरएनए बच्चों जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करे तो उसी को कहा जाता है जेनेटिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए। कई बार शॉर्ट में इसको जीआरएनए भी लिख दिया जाता है, जी फॉर जेनेटिक, तो इसको जीआरएनए भी कहा जाता है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करे। अब मेरा क्वेश्चन, क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। हमने सीखा था कुछ वायरस जिनमें डीएनए नहीं होता, उन्हीं के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। यानी आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह ये बस वायरस में कर सकता है, और वो भी कुछ वायरस, और वो वायरस जिनमें डीएनए नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, इनमें सम वायरस के एग्जाम्पल जैसे रियो वायरस होता है, इसी तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इन सब में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पोलियो वायरस होता है, एचआईवी वायरस होता है, इन सब के अंदर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट नंबर पे लेते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए का मतलब जैसे अपनी सेल का आरएनए, मतलब जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क ना करे। अगर बच्चों हम अपनी सेल की बात करें, ये हमारी सेल है, अपनी सेल के अंदर डीएनए भी है और आरएनए भी है, दोनों है, और दोनों है तो दोनों में से हमारा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए हो गया, तो अपने अंदर जो आरएनए है वो क्या बन जाएगा, नॉन जेनेटिक होगा। यानी नॉन जेनेटिक आरएनए का मतलब आरएनए इज नॉट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, जब ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट ना करे। ये नॉन जेनेटिक आरएनए को फिर हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन 3 में एक होता है आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। सबसे पहले आर आरएनए। आर का मतलब होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल, आर यहां पर राइबोसोमल को इंडिकेट करता है। राइबोसोमल आरएनए उसको कहा जाता है जब आरएनए
यहां पर राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाए। अगर आरएनए राइबोसोम की स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसी को ही राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्लियर? इस आरएनए का मेन काम ये है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाना। राइबोसोम वही जो प्रोटीन सिंथेसिस में फिर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है एम आरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर, और मैसेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के पास प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज होता है। तो ये हैव मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज होता है, इसलिए इसको कहा गया मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट नंबर पे आता है टी आरएनए। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, और यहां ट्रांसफर आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। यानी नॉन जेनेटिक को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। आर फॉर राइबोसोमल, क्योंकि राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। एम फॉर मैसेंजर, प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज है। और टी फॉर ट्रांसफर, जो प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। एक सबसे मेन बात, टी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ रहे हैं, अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहे हैं। एम आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ रहा है। आर का मतलब होता है राइबोसोम, और ये राइबोसोम भी फाइनली प्रोटीन का ही सिंथेसिस करता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यानी अगर हम तीनों ही आरएनए की बात करें तो तीनों आरएनए का अल्टीमेटली रोल इतना सा है कि तीनों ही अल्टीमेटली प्रोटीन का ही सिंथेसिस करते हैं। मतलब तीनों ही कहाँ यूज किए जाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। इन तीनों आरएनए को हमें डिटेल में पढ़ना है, तीनों को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमें ये डिटेल में तब समझ में आएंगे जब पहले आपको ये तो पता हो कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन हम बच्चों इसको डिटेल में आगे समझेंगे, आगे इसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा। लेकिन अभी मैं इसकी एक बेसिक बातें आपको समझा देता हूं, क्योंकि बेसिक अगर हमें क्लियर होगा तभी जाके ये आरएनए हमें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो एक बेसिक बात मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करें प्रोटीन। प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। प्रोटीन को ही हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड ही होता है। प्रोटीन होता किसका है? तो ये किसका बना होता है? ये मैंने आपको पहले भी समझाया। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अमाइनो एसिड को शॉर्ट में हम ए लिख देते हैं। ए मतलब अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं? 20 टाइप्स के। ये 20 टाइप के कौन कौन से होते हैं? तो इन 20 टाइप में से कुछ एग्जांपल, जैसे ग्लाइसिन होता है, एलेनिन होता है, मिथियोनिन, सेरीन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे यहाँ पर कई सारे होते हैं। ऐसे टोटल कितने होते हैं? 20 टाइप के। अब सबसे मेन बात, जो बेसिक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना बेटे, क्योंकि इसी से ही हम आगे की बातें अच्छे से समझ पाएंगे। ये बेसिक सिखा रहे हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। अगर अमाइनो एसिड से बना है तो सबसे पहले इन 20 अमाइनो एसिड में से यहां पर जब प्रोटीन बनाएंगे तो पहला अमीनो एसिड कौन सा आएगा? बताओ 20 में से, आप ही बताओ, इन 20 में से यहां पहला कौन सा आएगा? कोई भी आ सकता है? नहीं। अगर कोई भी आ सकता तब तो फिर कुछ भी प्रोटीन बनता जाएगा। कोई ना कोई तो डिसाइड करने वाला होगा। अब बात आती है प्रोटीन बनाते टाइम यहां अमीनो एसिड कौन सा आएगा, अगला अमीनो एसिड कौन सा आएगा, ये कौन डिसाइड करे? ये डिसीजन कौन ले? और इसको डिसाइड करने का काम करता है एमआरएनए। मतलब एमआरएनए पर ही वो डिसीजन है जिससे यहां पर अमीनो एसिड आते जाएंगे। अब बात आती है एमआरएनए में ऐसा क्या है जो यहां पर अमाइनो एसिड को डिसाइड करता है? एमआरएनए अगर हम देखें तो ये भी बना तो न्यूक्लियोटाइड से है, इसमें भी तो नाइट्रोजन बेस ही होते हैं, और वही नाइट्रोजन बेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एमआरएनए में ये बच्चों 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। बहुत ध्यान से अब जो बातें हम समझने जा रहे हैं, एमआरएनए में ये 3 नाइट्रोजन बेस है। ये जो 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं ऐसे 3-3 के ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। ये 3 नाइट्रोजन बेस ही प्रोटीन में अमाइनो एसिड को डिसाइड करने का काम करता है। कैसे करता है? इन 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के कहा जाता है, इन 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के कहा जाता है कोडोन। कोडोन का फंक्शन होता है अमाइनो एसिड को कोड करना। कोड करने से मतलब यह है कि इन 20 में से यहां कौन सा आएगा उसको डिसाइड करना, उसको डिटरमाइन करना। यानी इन 20 में से यहां कौन सा आएगा उसको डिटरमाइन करना है। कोडोन का काम, बहुत ध्यान सुनना, कोडोन का काम अमाइनो एसिड को फॉर्म करना नहीं है। ये अमीनो एसिड पहले से बने हुए, सेल में साइटोप्लाज्म में पहले से बैठे हुए। अब इन 20 में से कौन आएगा वो डिसाइड करना है। क्लियर? अगर यहां पर एयूजी कोडोन है तो इस एयूजी कोडोन का काम होता है अमाइनो एसिड को कोड करना। अब बात आती है कौन से अमाइनो एसिड को, तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है और ये हमेशा कोड करता है मिथियोनिन को। जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है वो मिथियोनिन।
यानी सीधी सी बात है, अगर यहां AUG लिखा मिल जाए, अगर यहां AUG लिखा मिल जाए तो इससे यहां जो अमीनो एसिड आने वाला है वो मिथ्योनिन आने वाला है। ये बिल्कुल फिक्स होता है। अब बच्चे पूछते हैं सर AUG मिथ्योनिन को क्यों कोड करता है? तो ये बच्चों बिल्कुल फिक्स होता है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं कि AUG मिथ्योनिन को क्यों कोड करता है। ये बिल्कुल बस देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। तो AUG अगर आ गया तो श्योर है कि यहां मिथ्योनिन आएगा। अब फिर समझो, अगर आगे AUG आ गया तो फिर मिथ्योनिन आएगा, यानी फिक्स है AUG हमेशा मिथ्योनिन को ही कोड करता है। कोड करता है मतलब यहां पर मिथ्योनिन आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस मिथ्योनिन को यहां लाए कौन, यहां उसको ट्रांसफर कौन करे? तो मिथ्योनिन को यहां ट्रांसफर करने का काम करता है tRNA। ये बच्चों यहां tRNA होता है और यही tRNA इस मिथ्योनिन को लेके आएगा। अच्छा, कहां से लेके आता है? साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म से इस मिथ्योनिन को यहां लाने का काम ये tRNA करता है। अच्छा, tRNA की खास बात ये होती है कि इस पर इस कोडोन का यहां कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है। कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। जैसे आप देख रहे हैं यहां A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री U है। अब यहां T नहीं आएगा क्योंकि RNA की बात चल रही है। तो A का कॉम्प्लीमेंट्री U है, U का कॉम्प्लीमेंट्री A है और G का कॉम्प्लीमेंट्री C है। और ये जो USA आपको दिखाई दे रहा है, इसी USA को कहा जाता है एंटी कोडोन। बहुत अच्छे से याद रखना, कोडोन हमेशा mRNA के पास होता है। कोडोन कहां? mRNA के पास। और एंटी कोडोन tRNA के पास होता है। तो ये जो tRNA आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोडोन किसके पास है, एंटी कोडोन किसके पास है, और बच्चे इसमें गलतियां कर देते। कोडोन mRNA के पास, एंटी कोडोन tRNA के पास, और ये एंटी कोडोन कोडोन का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है। क्लियर? अच्छा, ये यहां पर इस अमीनो एसिड को लेके आ गया। अब मुझे बताओ, इन 20 में से यहां पर अब जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आने वाला है, ये तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर का है। अब यहां पर जो नेक्स्ट सेकंड नंबर का आएगा, बताओ यहां सेकंड कौन सा आएगा? आएगा तो इन 20 में से कोई, लेकिन यहां सेकंड कौन सा आएगा, इसका मैसेज किसके पास है? इसका मैसेज किसके पास है? mRNA के पास। एम का मतलब भी हम जानते हैं, मैसेंजर, मैसेज, इसी के पास वो मैसेज होता है। अब बात आती है वो मैसेज किस फॉर्म में है, तो यहां पर मैसेज वही कोड लैंग्वेज में है जिसको हम कहते हैं कोडोन। यहां पर मान लीजिए अगला कोडोन सिखाने के लिए लिया GGG है। नेक्स्ट कोडोन क्या आ गया? GGG। अच्छा, GGG कोडोन की खास बात ये होती है कि ये कोड करता है, ये कोडोन कोड करता है ग्लाइसिन को। याद रखना, GGG किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को। यानी श्योर है कि यहां GGG है, मतलब यहां सेकंड नंबर पे जो आने वाला है वो ग्लाइसिन आने वाला है। सेकंड नंबर पर इन 20 में से ग्लाइसिन आएगा। आपने कैसे कह दिया कि यहां ग्लाइसिन आएगा? कोडोन देख के। कोडोन से डिसाइड होता है हमेशा, मतलब इसी के पास वो मैसेज है, mRNA के पास। अब यहां ग्लाइसिन आएगा तो सही, लेकिन क्वेश्चन, यहां 20 में से उस ग्लाइसिन को यहां ट्रांसफर कौन करेगा? और यहां उसको ट्रांसफर करने का काम फिर से करता है बच्चों tRNA। ये बच्चों tRNA आया, और इस tRNA ने यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये ग्लाइसिन को यहां पर कोड कर दिया, मतलब ग्लाइसिन को यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, जो ये tRNA ग्लाइसिन को लेके आया, इस पर ये 3 को मिला के बताओ क्या नाम देंगे? एंटीकोडोन। और इस पे एंटीकोडोन, इस कोडोन का जस्ट अपोजिट G है तो वहां CCC हो जाएगा। बात समझ में? अच्छा, यहां पर ये हो गया फर्स्ट अमीनो एसिड, ये हो गया सेकंड अमीनो एसिड। बताइए कितने अमीनो एसिड हो चुके हैं? 2। अब इन दोनों अमीनो एसिड को जोड़ना है। प्रोटीन आप जानते हैं अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, चेन है, तो इनको यहां ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बात आती है, अमाइनो एसिड ये है, अमाइनो एसिड ये है, दोनों को अब आपस में चिपकाना है। तो बात आती है इनको कैसे ज्वाइन किया जाए। तो इनको ज्वाइन करने के लिए यहां पर एक बॉन्ड बनाना पड़ता है। अब बात आती है वो बॉन्ड कौन बनाएगा? तो यहां बॉन्ड बनाने के लिए अब हेल्प करते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम की कहानी चालू हुई। यहां बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए राइबोसोम है। राइबोसोम में ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये इसकी स्मॉलर यूनिट होती है, ये इसकी ऊपर वाली लार्जर यूनिट होती है। ये जो ऊपर वाली राइबोसोम की लार्जर यूनिट होती है, इसके अंदर यहां पर एक rRNA प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अंदर ही तो rRNA होता है। rRNA का फंक्शन राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाना, तो इस राइबोसोम के अंदर ये rRNA होता है। rRNA को हम समझेंगे कई टाइप के होते हैं। इसी में ये पहला टाइप आता है 23S rRNA। अब ये जो 23S rRNA होता है, यही 23S rRNA इन दोनों के बीच में यहां एक बॉन्ड बनाता है। 23S rRNA ने ये बॉन्ड बनाया जिसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। एक बार फिर सुनना, राइबोसोम के अंदर यहां 23S rRNA होता है, और यही 23S rRNA फाइनली क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड।
यानी यहां पर तीनों आरएनए का रोल है। एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, नेक्स्ट अमीनो एसिड कौन सा आएगा? मैसेज एमआरएनए के पास, लाने का काम टीआरएनए और बॉन्ड बनाने का काम आरआरएनए। यानी तीनों आरएनए मिलकर अल्टीमेटली इन अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बना रहे हैं। तीनों का रोल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां अगला अमीनो एसिड कौन सा आएगा? बताइए, मैसेज किसके पास है? सबको आना चाहिए। मैसेज किसके पास है? एमआरएनए। एमआरएनए पर यह मैसेज कोड लैंग्वेज में क्या नाम दिया? क्या? कोडोन। अब ये जो यहां कोडोन है, इस कोडोन की वजह से यूयूयू है। ये कोडोन हमेशा कोड करता है फिनाइलएलेनिन को। ये किसको कोड करता है? फिनाइलएलेनिन। मतलब यहां शोर है फिनाइल एलेनिन आएगा और लाने का काम ये टीआरएनए करेगा। टीआरएनए ने फिनाइलएलेनिन को लेके आ गया। अब यही राइबोसोम आगे जाएगा। कैसे जाता है आगे सिखाएंगे डिटेल में, अभी नहीं बता रहे इतना। ये आगे जाएगा और फिर यही इनके बीच में ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा, यानी अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। अच्छा, अगला कौन सा आएगा? फिर अगला कौन सा आएगा? मैसेज एमआरएनए के पास। यहां पर एमआरएनए पर मैसेज किस लैंग्वेज में? कोडोन। मतलब उस कोडोन में ये 3 नाइट्रोजन बेस है। अब सोच समझ के बताना, यहां अगला कोडोन जीजीजी है। बताओ, इसको देख के बताओ कि यहां कौन आने वाला है। जैसे आपने जीजीजी को देखा, जीजीजी फिक्स है किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए। तो यहां जो आएगा वो ग्लाइसिन आएगा, लेकिन लाने का काम फिर से वही टीआरएनए ने किया और टीआरएनए ने ग्लाइसिन को लेके आया। लेकिन इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करेगा यही 23S आरआरएनए और 23S आरआरएनए के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब बताओ, क्या अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ऐसे और भी आते जाएंगे, क्या अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं? यस, जुड़ते जा रहे हैं। अमाइनो एसिड की चेन बन रही है और इसी चेन को कहेंगे प्रोटीन। अच्छा, इस प्रोटीन में मुझे बताओ, एक पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं बहुत सारे। ये भी पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, बहुत सारे पेप्टाइड होते हैं। इसीलिए प्रोटीन का दूसरा नाम दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहा? क्योंकि इसमें कई पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो इसको पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो बेसिक बातें यहां समझाई, ये बहुत ध्यान से आना चाहिए। अमाइनो एसिड कौन सा आएगा? मैसेज एमआरएनए पर, लाने का काम टीआरएनए और बॉन्ड बनाने का काम आरआरएनए। तीनों आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये तीनों मिलकर ही फाइनली डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन कैसे बनना है। मतलब तीनों मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं। अकेला एमआरएनए सोचे कि मैं प्रोटीन बना लूं, उसके बस की बात नहीं है। तीनों मिलकर काम करते हैं। हां, तीनों में से मेन तो एमआरएनए होगा, क्योंकि इसी पर ही सारा मैसेज है और इस पर जो मैसेज होता है उसी हिसाब से यहां पे प्रोटीन बनेगा। मतलब तीनों में से अगर मैं मेन आरएनए की बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस में मेन आरएनए हमेशा एमआरएनए होता है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही नया प्रोटीन बनता जाता है। जो बातें बेसिक यहां पे समझे, क्लियर हुई? अब बच्चों यहां पर एक एक करके हम तीनों आरएनए को समझते हैं। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आरआरएनए, फिर उसके बाद एमआरएनए और उसके बाद टीआरएनए। तीनों आरएनए को हम एक एक करके यहां पर डिटेल में समझेंगे। पहले नंबर पे हम समझने जा रहे हैं आरआरएनए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम ले रहे हैं आरआरएनए। आरआरएनए में क्या क्या खास बातें, एक एक करके इसकी सारी बातें समझते हैं। आरआरएनए की पहली खास बात, 80% ऑफ टोटल सेल आरएनए। सेल में जितना भी आरएनए उसका 80%, मतलब तीनों आरएनए में से 80% तो यही है और 80% ये है, यानी इसकी परसेंटेज सेल में सबसे ज्यादा होती है। तो हम इसको कह सकते हैं मोस्ट एबंडेंट आरएनए। ये सबसे एबंडेंट आरएनए होता है क्योंकि इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट एबंडेंट आरएनए किसको कहा जाता है? आरआरएनए को। ये नीट में क्वेश्चन आ गया है। एनिमल सेल में एबंडेंट आरएनए कौन सा होता है? तो आरआरएनए। क्लियर? अच्छा, इसी आरआरएनए को कहा जाता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तीनों आरएनए में हाईली स्टेबल अगर कोई है तो वो आरआरएनए होता है। और आरआरएनए को स्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोम के अंदर बैठा है। आरआरएनए जब भी सेल में होगा राइबोसोम के अंदर होगा, और राइबोसोम के अंदर बैठा है तो दूसरे एंजाइम इस पे एक्ट नहीं कर पाते, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बताई जाती है। क्लियर? आरआरएनए का फॉर्मेशन। आरआरएनए का फॉर्मेशन, सबसे पहले यूकैरियोट्स की बात करें। यूकैरियोट में मैक्सिमम आरआरएनए प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोलस। वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं एक्सेप्ट 5S आरआरएनए। आरआरएनए डिफरेंट टाइप के होते हैं। 5S होते हैं, 28S होता है, 18S होता है। ज्यादातर आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं। किसको छोड़कर? 5S आरआरएनए को छोड़कर। आपको समझाने के लिए बच्चों यहां पर ये एक यूकैरियोटिक सेल ली। इस सेल के अंदर यहां पर ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस से मतलब यूकैरियोटिक सेल है।
इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड क्या कहलाता है बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बाहर वाला साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर वाला, अंदर वाला तो न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहां एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रही है और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस आपको दिखाई दे रही है, इसी न्यूक्लियोलस के अंदर डिफरेंट आरआरएनए बनते हैं। यानी इसी न्यूक्लियोलस के अंदर 5.8s आरआरएनए बनता है, 18s आरआरएनए बनता है, 28s आरआरएनए बनता है। डिफरेंट आरआरएनए इस न्यूक्लियोलस के अंदर बन जाते हैं। न्यूक्लियोलस में मैक्सिमम आरआरएनए बन गए एक को छोड़कर, और वो कौन सा छूट गया? 5s आरआरएनए। और उस 5s आरआरएनए का फॉर्मेशन इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ये बहुत अच्छे से पॉइंट याद रखना, इसका क्वेश्चन आ चुका है और ये सबको आना भी चाहिए। मैक्सिमम आरआरएनए बताओ कहां बने हैं? न्यूक्लियोलस में। किसको छोड़कर? 5s। और इस 5s का सिंथेसिस तो कहां हो जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। मतलब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 5s आरआरएनए सिंथेसाइज किया जाता है। अच्छा, ये बात जो हम समझ रहे हैं ये यूकैरियोट्स की है। यूकैरियोट में तो ऐसी न्यूक्लियोलस होती है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, अच्छा 5s आरआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में बना है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में सभी आरआरएनए जितने भी है साइटोप्लाज्म में बनते हैं। जैसे बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म यहां होते ही नहीं है। और इसी साइटोप्लाज्म में डीएनए से यहीं पे आरआरएनए बन जाता है। यानी यहां पे आरआरएनए का फॉर्मेशन इस साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोट में मैक्सिमम न्यूक्लियोलस, एक को छोड़ के तो वह है 5s। तो कौन सा आरआरएनए कहां फॉर्म हुआ, यह बात भी आप लोगों को सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, ये तो मैंने इसका फॉर्मेशन समझाया। अब बात करते हैं इनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। आरआरएनए के फंक्शन की बात करें तो आरआरएनए का सबसे फर्स्ट फंक्शन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाता है, और राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपसे पूछे स्ट्रक्चरल आरएनए कौन है, तो हम कहेंगे आरआरएनए इज द स्ट्रक्चरल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में क्वेश्चन पूछेंगे स्ट्रक्चरल आरएनए, आंसर आरआरएनए। अच्छा, राइबोसोम की बात आई है। राइबोसोम को वैसे हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहां एक बेसिक बात तो समझ ही लेते हैं। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70s और 80s। प्रोकैरियोट में होता है 70s, यूकैरियोट में मेन होता है 80s। 70s भी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। यहां पर ये बच्चों 70s है। इस 70s राइबोसोम को आप ध्यान से देखोगे, ये मेनली प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट में कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। 70s के अंदर आप देखोगे एक लार्जर सब यूनिट दिख रही है और एक स्मॉलर सब यूनिट दिख रही है। इसकी जो ये लार्जर सब यूनिट है ये कहलाती है 50s और स्मॉलर सब यूनिट कहलाती है 30s। यानी 50s है और 30s होता है। क्लियर? अच्छा, यहां पर इस 50s के अंदर, ये जो 50s है, इस 50s के अंदर डिफरेंट आरआरएनए 50-30 दोनों में देखिए। 50s के अंदर पहला आरआरएनए होता है 5s आरआरएनए, दूसरा होता है 23s आरआरएनए, और नेक्स्ट आता है 16s आरआरएनए। तो ऐसे 5s, 23s, 16s ऐसे डिफरेंट आरआरएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहां ऐसे अलग अलग आरआरएनए। अच्छा, अगर हम 80s की बात करें, 80s के अंदर, 80s की अगर बात की जाए तो 80s के अंदर ऐसे 60 और 40 दो सब यूनिट होती है। इनमें ये 60 यूनिट है और ये 40 यूनिट है। 60 यहां पर लार्जर होगी और 40 यहां पर स्मॉलर होगी। इन यहां 80s के अंदर यहां पर डिफरेंट आरआरएनए होते हैं। जैसे इसमें एक तो हो गया 5s आरआरएनए, इसी तरह से आएगा 5.8s आरआरएनए, 28s आरआरएनए और 18s आरआरएनए। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 टाइप के आरआरएनए दिख रहे हैं। 80s में टोटल 4 टाइप के, जबकि 70s में देखोगे तो आपको ऐसे 3 टाइप के दिखेंगे। ये आरआरएनए सबको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। 70s में 3 टाइप, 80s में 4 टाइप। अच्छा, इनको याद रखना भी बड़ा सिंपल ही है। एक बात दोनों में ध्यान से देखोगे तो इसमें बच्चों आपको 5s दिख रहा है, इसमें भी तो आपको 5s दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन तो यही एग्जाम में बनता है कि 70 और 80 दोनों में कॉमन आरआरएनए कौन सा है। तो दोनों में कॉमनली कौन सा होता है? 5s। तो 5s तो दोनों के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है। इसमें भी 5s होता है और इसमें भी 5s होता है। तो 5s दोनों के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है। अब आप ऐसे याद रखना, यहां पे बच्चों 5s के अलावा यहां लास्ट में आ रहा है 8 दिख रहा है, ये 8 और ये 8, लास्ट में क्या आ रहा है 8। अगर 8 आ जाए तो वो 80s में होगा।
ऐसे याद रखना है, 5s तो दोनों में है और 8 आ गया मतलब 80s है, और 8 नहीं आया तो 70s है। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए 23s किस में होगा? 23s 70 80, यहां 8 नहीं आ रहा है मतलब श्योर है 70 में होगा। मैंने कहा 18s किस में होगा? 18s 8 आ रहा है मतलब 80s में होगा। तो कैसे याद रखें? 5s दोनों में कॉमन होता है और लास्ट में अगर 8 आ जाए, तो 80s में मिलता है। राइबोसोम की यूनिट को आपस में चिपकाने के लिए यहां एक स्पेशल आयन जुड़ता है, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम यहां पे भी है, तो मैग्नीशियम दोनों यूनिट को आपस में चिपकाने का काम करता है। और आप देख रहे हैं इन राइबोसोम की स्ट्रक्चर में मेन क्या प्रेजेंट होता है? तो आरआरएनए। प्रोटीन भी होते हैं लेकिन मेन इसमें आरआरएनए, यहां पे भी ऐसे आरआरएनए। तो आरआरएनए ही राइबोसोम की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए आरआरएनए को कहा गया स्ट्रक्चरल आरएनए। ये इसका आरआरएनए का फर्स्ट फंक्शन राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाने में। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पर सेकंड फंक्शन, सम आरआरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कुछ आरआरएनए जो होते हैं ये एंजाइम का काम करते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं, तो इसी को नाम दिया जाता है राइबोजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेकंड फंक्शन समझ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। सम आरआरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम, और इसीलिए इनको नाम भी दिया जाता है कैटेलाइटिक आरएनए। इनको कैटेलाइटिक आरएनए कहते हैं। जैसे बच्चों ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट थी, लार्जर थी 50s। इस 50s के अंदर हमने पढ़ा था 23s आरआरएनए, और यही 23s आरआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाना ये एक तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने का काम एंजाइम करते हैं। मोस्ट ऑफ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहां आरआरएनए एंजाइम का काम करता है। कौन? आरआरएनए एंजाइम का काम कर रहा है, आरएनए एंजाइम का काम कर रहा है, तो उसको कहा जाता है राइबोजाइम। एक बार फिर सुन लेना, राइबोजाइम किसको कहते हैं? व्हेन आरआरएनए या व्हेन आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम। अगर आपको कोई आरएनए एंजाइम का काम करता हुआ दिख जाए, केमिकल रिएक्शन में काम करता हुआ दिख जाए, तो समझ जाना उस आरएनए को हम राइबोजाइम कहते हैं। 70s राइबोसोम के अंदर 23s आरआरएनए काम करता है, और यही तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। लेकिन 80s की बात की जाए तो 80s के अंदर 28s आरआरएनए ये एंजाइम का काम करता है। तो 70s के अंदर 23 वाला होगा, 80s के अंदर 28s वाला होगा, और ये एंजाइम का यहां पर फंक्शन करता है। ये फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन आए, ई कोलाई में कौन कैटलिस्ट का काम करेगा? ऑप्शन आ जाए 23 28, क्या टिक करोगे? ई कोलाई में राइबोसोम 70s है, और 70s है तो वहां आंसर क्या आ जाएगा? 23 वाला आ जाएगा। बात समझ में? तो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। अच्छा, इसका अगला फंक्शन, ये फंक्शन तो सबको अच्छे से याद रखना ही है, और कैटलिस्ट का काम करता है तो इनको कैटेलाइटिक आरएनए भी कहते हैं। क्वेश्चन की आएगा भी इसी तरह से, कैटेलाइटिक आरएनए किसको कहा जाता है? तो क्या आंसर जाएगा? आरआरएनए। अगला फंक्शन होता है आरआरएनए के फंक्शन, आरआरएनए अटैच टीआरएनए टू लार्जर सब यूनिट एंड एमआरएनए टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। एक बार फिर समझिए, आरआरएनए टीआरएनए को तो लार्जर सब यूनिट से अटैच करता है, और एमआरएनए को स्मॉलर सब यूनिट से अटैच करता है। अभी जब बच्चों हमने एक बेसिक बात प्रोटीन की समझी थी, तो उसकी स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा भी था, ये एमआरएनए तो राइबोसोम की ये जो स्मॉलर यूनिट होती है इसमें जुड़ता है, और टीआरएनए जब भी जुड़ता है तो इस लार्जर सब यूनिट में। तो टीआरएनए लार्जर सब यूनिट में जुड़ता है जैसे 50s में, और एमआरएनए स्मॉलर में। अब ये स्मॉलर से अटैच करने में यहां पर ये आरआरएनए ही हेल्प करता है, मतलब ये आरआरएनए से यहां जुड़ा होता है, यहां पर भी ये आरआरएनए से जुड़ा होता है। तो आरआरएनए ही एमआरएनए को तो स्मॉलर में जुड़वाता है, टीआरएनए को लार्जर में जोड़ने में हेल्प करता है। क्या इनके जो फंक्शन है क्लियर हुए सबको अच्छे से? तो इनके बेसिक फंक्शन आप लोगों को याद रखना है। आरआरएनए के टोटल 3 फंक्शन है, ध्यान समझेगा। आरआरएनए का फर्स्ट फंक्शन राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाना, सेकंड फंक्शन कैटलिस्ट की तरह काम करना, एंजाइम की तरह काम करना, जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड थर्ड एमआरएनए को स्मॉलर से और टीआरएनए को लार्जर सब यूनिट से अटैच करने में हेल्प करता है। तो इसके से 3 फंक्शन। आरआरएनए से क्वेश्चन आए, कर लोगे बच्चों? आरएनए से पहला क्वेश्चन तो यही आता है, मोस्ट एबंडेंट आरआरएनए, हाईली स्टेबल आरआरएनए। ज्यादातर आरआरएनए यूकैरियोट में न्यूक्लियोलस में बनता है, किसको छोड़कर?
5s को, और प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म है, और इसके ये 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो जो बातें आरआरएनए की समझाइए ध्यान रखिए। टीआरएनए, हम बच्चों अब टीआरएनए समझने जा रहे हैं। टी का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। यही ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको स्पेशली कहा जाता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए की कुछ खास बातें। टीआरएनए टोटल आरएनए का 10 to 15% होता है। हमने जब बच्चों आरआरएनए समझा था तो आरआरएनए में तो कहा था कि वो टोटल सेल का 80% होता है, लेकिन ये तो 10 to 15%, मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो कम ही क्वांटिटी में सेल में प्रेजेंट रहता है। टीआरएनए की अगली खास बात ये होती है कि ये एक सोल्यूबल आरएनए है। सोल्यूबल से मतलब ये है कि सेल के अंदर ये कोलाइडल फॉर्म में मिलता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सोल्यूबल आरएनए। कई बार इसको शॉर्ट में एस आरएनए भी लिखते हैं, सोल्यूबल के लिए एस, तो यहाँ से एस बन जाता है और यहाँ आरएनए, तो इसको सोल्यूबल आरएनए या एस आरएनए के नाम से भी जानते हैं। इसे ही बच्चों एक स्पेशल नाम दिया गया एडाप्टर आरएनए। एडाप्टर या कैरियर आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही अमीनो एसिड को अपने साथ ऐड करके रखता है। ये अमीनो एसिड को अपने साथ ऐड करके रखता है, इसलिए कहा जाता है एडाप्टर। ये अमीनो एसिड को अपने साथ ऐड करता है, उनको कैरी करके ले जाता है, इसीलिए इनको हम कैरियर आरएनए भी कहते हैं। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, एडाप्टर आरएनए किसको कहा जाता है, तो आना चाहिए एडाप्टर आरएनए इज द टीआरएनए। टीआरएनए को ही हम एडाप्टर आरएनए कहते हैं। टीआरएनए की अगली खास बात ये होती है कि ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। स्मॉलेस्ट आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, बहुत छोटी साइज का है। इसके अगर हम यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट अप्रोक्सीमेटली आती है 4s। याद करिए, आरआरएनए में सबसे छोटा था 5s आरएनए था, ये 4s है, मतलब ये उससे भी छोटा है, ये उससे भी छोटा है, इसलिए इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट आरएनए। और ये छोटा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी कम होगा। इसमें ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड कम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी इसमें बहुत ही कम मिलता है। क्लियर। टीआरएनए की खास बात ये होती है कि इसके अंदर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं कोडॉन एमआरएनए के पास प्रेजेंट होते हैं, और एंटीकोडॉन हमेशा याद रखना किसके पास होते हैं, टीआरएनए के पास। टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए के फंक्शन की बात करें तो टीआरएनए का फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड। ये बच्चों अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। जब प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड चाहिए, तो उन अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम टीआरएनए ही करता है। यही साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। क्लियर। स्ट्रक्चर की बात करें, टीआरएनए की स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकती है, या तो इसकी 2D स्ट्रक्चर होगी या 3D। 2D की बात करें तो इसकी 2D स्ट्रक्चर होती है क्लोवर लीफ लाइक। ये बात समझाने वाले साइंटिस्ट थे होली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको 2 डायमेंशन में देखें तो ये क्लोवर लीफ लाइक दिखता है। क्लोवर मतलब लॉन्ग प्लांट की जो लीफ होती है उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम 2D में देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये बच्चों कहलाती है क्लोवर लीफ। क्लोवर मतलब लॉन्ग प्लांट, तो लॉन्ग प्लांट की लीफ जो होती है उसकी जैसी स्ट्रक्चर ये टीआरएनए की रहती है, तो यही स्ट्रक्चर कहलाती है क्लोवर लीफ। लेकिन ये क्लोवर लीफ कब दिखेगा, जब हम इसको 2D में देखें। लेकिन अगर हम इसको 3D में देखें तो 3D में ये दिखता है इन्वर्टेड एल, मतलब एल जो होता है उसको इन्वर्ट कर दो तो ये इन्वर्टेड एल जैसा होता है। और ये बात समझाने वाले साइंटिस्ट थे किम। तो याद रखना 2D में ये क्लोवर लीफ लाइक होता है, ये बात समझाई थी होली साइंटिस्ट ने, और 3D में ये इन्वर्टेड एल होता है। हम इसकी जो स्ट्रक्चर समझेंगे वो 2D वाली है। 3D बनाने में बड़ा मुश्किल होता है, समझना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम इसकी 2D स्ट्रक्चर मीन्स क्लोवर लीफ लाइक, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसी स्ट्रक्चर को हम यहां पर डिटेल में समझेंगे। और ये याद भी रखना 2D स्ट्रक्चर किसने समझाई है, होली ने, और 3D स्ट्रक्चर समझाने वाले साइंटिस्ट थे किम। तो टीआरएनए की स्पेशल बातें याद रखना, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, इसे हम एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं, इसके पास एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी जो खास बातें हैं ये ध्यान रखो। अब बच्चों हम इसकी स्ट्रक्चर 2D वाली समझते हैं, मतलब हम इसकी क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर को यहां डिटेल में समझेंगे। क्लियर। अगर हम इसकी 2D स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे बच्चों ये टीआरएनए आपके सामने बना रखा है। इस टीआरएनए की स्ट्रक्चर को आप पहले ध्यान से देख के बताओ। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर को देख के बताइए कि ये सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है। सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि ये सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है, ये बताइए। इस टीआरएनए की स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देते हैं कि ये 2 जैसा दिख रहा है, मतलब डबल स्टैंड है, लेकिन गलत है। इसकी स्ट्रक्चर होती है सिंगल स्टैंड।
ये सिंगल स्ट्रैंड है, जरा ध्यान से इसको समझो आप। यहां से बच्चों ये स्ट्रैंड ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे फोल्ड हुई, ऐसे फोल्ड हुई, ऐसे फोल्ड होकर यहां पर ये पहुंच गई। अगर मैं इन दोनों एंड्स को पकड़कर ऐसे ओपन करूं, ऐसे खींचूं, तो आपके हाथ में तो एक ही स्ट्रैंड आएगी, और एक स्ट्रैंड आएगी तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड। तो टीआरएनए में ये बात याद रखना कि टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसका डायग्राम बिठा के रखते हैं, और डायग्राम में देखने में डबल जैसा दिखता है, तो बच्चे लगा देते हैं कि डबल स्ट्रैंड है। नहीं, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, क्योंकि बच्चों इसकी स्ट्रैंड में बस ये फोल्डिंग हो चुकी है। क्लियर? बाकी यहां पर स्ट्रैंड को निकाला जाए तो एक ही स्ट्रैंड है, और आप देख भी रहे हैं इसमें एक ही 5 डैश है, एक ही 3 डैश है। अगर डबल स्ट्रैंड होता तो 2 5 डैश होते, 2 3 डैश होते, लेकिन एक ही 3 डैश, एक ही 5 डैश है, मतलब श्योर है कि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो 3 डैश एंड आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 डैश वाला, इस 3 डैश एंड पर एक सीक्वेंस नजर आ रही होगी, CCA। CCA ये बच्चों बिल्कुल फिक्स होता है। टीआरएनए कई टाइप्स के होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो टीआरएनए 61 टाइप्स के होते हैं। टीआरएनए के टाइप 61 टाइप के टीआरएनए मिलने चाहिए। अब आप किसी भी टीआरएनए को उठा के देखो, किसी को भी चेक करो, हर टीआरएनए के अंदर 3 डैश एंड पर CCA होगा। मतलब सेल में से मैं कोई भी टीआरएनए निकाल के आपके सामने रख दूं तो उसके 3 डैश एंड पर आपको हमेशा CCA ही मिलेगा, यह बिल्कुल फिक्स होता है। तो यह बात आप याद रखना कि 3 डैश एंड पर हमेशा CCA सीक्वेंस होती है, यह क्लियर है। अच्छा, अगर आप इसके 5 डैश एंड को ध्यान से देखोगे तो इसके 5 डैश एंड पर आपको G लिखा हुआ मिल रहा है, यह भी फिक्स होता है कि किसी भी टीआरएनए पर 5 डैश एंड पर अगर देखा जाए 5 डैश एंड पर, तो हमेशा ग्वानिन प्रेजेंट होगा। तो 3 डैश एंड पर CCA होगा, 5 डैश एंड पर ग्वानिन प्रेजेंट होता है। बात समझ में? अब यहां पर बच्चों ये जो 3 डैश एंड दिख रहा है, इस 3 डैश एंड को ही यहां स्पेशली नाम दिया जाता है एक्सेप्टर आर्म। 3 डैश को एक्सेप्टर आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर अमाइनो एसिड को अटैच करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं टीआरएनए का फंक्शन है अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। अरे ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर तो तब करेगा जब पहले इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच तो करें। अब बात आती है इस पूरे टीआरएनए में, ये टीआरएनए आपके सामने है, इस टीआरएनए में अमाइनो एसिड कहां जुड़ते हैं? तो जब भी अमाइनो एसिड अटैच होंगे हमेशा इसके 3 डैश एंड पर अटैच होते हैं, इसलिए इस 3 डैश एंड को क्या नाम दिया जाता है? एक्सेप्टर आर्म। तो इसकी जो 3 डैश एंड होती है इसको हम एक्सेप्टर एंड या एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, क्योंकि यहीं पर अमाइनो एसिड जुड़ता है। और जब ये अमाइनो एसिड जुड़ेगा तो अमाइनो एसिड यहां पर COOH ग्रुप की हेल्प से अटैच होता है। जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझिए, ये टीआरएनए है और ये बच्चों यहां अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में NH2 ये तो ग्रुप हो गया अमाइनो ग्रुप, और COOH ये COOH होता है, ये एसिड ग्रुप होता है। अमाइनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर सब जानते हैं। और ये जो R होता है क्या कहलाता है? साइड चेन। अब जब भी अमीनो एसिड 3 डैश एंड पे जुड़ रहा है तो इसका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसी की हेल्प से 3 डैश एंड से जुड़ेगा। और जब ये 3 डैश एंड से यहां पर जुड़ता है तो यहां एक बॉन्ड जनरेट होता है, और इस बॉन्ड को स्पेशली कहा जाता है स्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर नहीं कहते, ओनली स्टर बॉन्ड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, टीआरएनए पर अमाइनो एसिड कहां बाइंड होते हैं? तो याद रखिएगा 3 डैश एंड पर। पूछा जाए कौन से बॉन्ड से बाइंड होते हैं, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम एस्टर बॉन्ड, और उसमें अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे बॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। बात समझ में? अच्छा, 3 डैश एंड पर अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए 3 डैश एंड का नाम दिया गया एक्सेप्टर आर्म, या इसको एक्सेप्टर एंड भी कह सकते हैं। हमेशा याद रखना 3 डैश एंड पर ही अमाइनो एसिड को बाइंड किया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर यहां पे हम बता रहे, क्लियर हो सबको? इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर में याद रखना सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड? सिंगल स्ट्रैंड होती है। लेकिन एक खास बात, होता सिंगल है लेकिन इसमें ये इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाते हैं। यहां दिख रहे हैं ये इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये डबल जैसा दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम इसका ही समझेंगे। टी मॉलिक्यूल जो होता है फोल्डेड होता है, और फोल्डेड क्यों होता है? टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहां है? ये बीच में, यहां पर ये जो बीच में जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम नाम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी फिक्स होगा। अगर यहां पर मान लीजिए A है तो यहां सामने U होगा, G है तो सामने C होगा, A और U में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड से ही ये बच्चों ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो टीआरएनए फोल्डेड होता है, रीजन पूछा जाए क्या बताएंगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब बताइए
यहां पर हर जगह आप लोगों को फोल्डिंग दिख रही है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा नजर आ रहा है जहां ये फोल्ड नहीं है। डायग्राम में दिख रहा है ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ऐसे ये एरिया दिखाई दे रहे हैं जहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, और इन एरिया को कहा जाता है लूप। ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये भी लूप है। अच्छा, इनको लूप क्यों कहा जाता है समझ में बेटे? लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन पाए। तो टीआरएनए की एक खास बात ये होती है कि टीआरएनए में सम प्लेसेस पे, हर जगह नहीं, कुछ प्लेसेस पर यहां पे लूप का फॉर्मेशन होता है। और लूप क्यों बनते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर क्यों नहीं बन पाते। क्वेश्चन तो यह है कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों डेवलप नहीं हो पाए। इन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि इनके अंदर कुछ एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, यानी लूप्स के अंदर एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं, और यही एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। अब हमारे लिए एक वर्ड आया, एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस का मतलब होता है ऐसे नाइट्रोजन बेस जो नॉर्मली डीएनए और आरएनए में नहीं होते। नॉर्मल बेस आप लोगों को पता है टोटल 5 है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 नॉर्मल होते हैं। इन 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस आ रहा है तो उसको हम एब नॉर्मल कह देते हैं। अच्छा, ये 5 तो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जो एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस होते हैं प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। ये एबनॉर्मल हाइड्रोजन बेस 3 है। यहां पर एक होता है इनोसाइन, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। जैसे एडेनिन को ए से लिखते हैं हम, एडेनिन को ए, ग्वानिन को जी, तो इसी तरह से इनोसिन को आई से, स्यूडो यूरेसिल इसको साई से लिखा जाता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन को डीएचयू या कई बार सिंपल डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तीनों नाइट्रोजन बेस जो लिखे हैं ये तीनों ही एब नॉर्मल केसेस वाले हैं, एब नॉर्मल है, और एब नॉर्मल होने की वजह से प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते। अच्छा, इनोसिन का मतलब यहां पर आई है, स्यूडोरेसिल मतलब साई वाला, और डाईहाइड्रोयूरिडीन मतलब डीएचयू। अब इसको यहां पर आप ध्यान समझे, इस वाले लूप की खास बात ये होती है कि इस लूप में यहां पर टी प्रेजेंट होता है, साई प्रेजेंट होता है और सी प्रेजेंट होता है। दिख रहा है, टी है, साई है, सी, एक सीक्वेंस की फॉर्म में होता है, इसलिए इस लूप का नाम दिया जाता है टी साई सी लूप। टी साई सी लूप क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें टी, साई और सी सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको टी साई सी लूप कहते हैं। अब बताओ, यहां साई है, नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल है तो ये एबनॉर्मल यहां प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाया इसलिए लूप तो बन गया। अरे बात समझ में? अच्छा, एक खास बात और ध्यान रखना, इस लूप के अंदर आप ध्यान से देखोगे आपको टी दिखाई दे रहा है। हम डीएनए पढ़ रहे हैं, आरएनए, हम यहां आरएनए समझ रहे हैं, और आरएनए के अंदर तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, लेकिन खास बात यहां है कि इसके अंदर थाइमिन भी होता है। यह बहुत अच्छे से याद रखना। यहां पर टीआरएनए की खासियत यह देखी जाती है कि टीआरएनए के इस लूप के अंदर, हर जगह नहीं, बस इस लूप के अंदर यहां पर थाइमिन प्रेजेंट होता है, और थाइमिन प्रेजेंट होता है इसलिए इस लूप को कहा गया टी साई सी लूप कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, यहां तो साई था, इस लूप की खास बात यह होती है कि यहां पर डीएचयू प्रेजेंट होता है, शॉर्ट में मैं डी से लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पर डी है, अब बताओ डी नॉर्मल एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। यह भी प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाया इसलिए लूप बन गया, और इस लूप में डी था इसलिए डीएचयू लूप कहा गया। साई था तो टी साई सी लूप नाम दिया, डीएचयू था तो डीएचयू नाम दिया गया। अब इस वाले लूप के अंदर बच्चों यहां पे प्रेजेंट होता है आई, आई का मतलब इनोसिन। यहां बच्चों आई प्रेजेंट होता है, ये आई जो होता है, कहना इसको इनोसिन लूप चाहिए था, लेकिन इसको इनोसिन के बजाय रिकॉग्निशन लूप कहा जाता है। रिकॉग्निशन लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ही एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं। एक बात आप सभी ध्यान रखना, आप लोग सब जानते हैं टीआरएनए में एंटीकोडॉन होते हैं। ये बच्चों टीआरएनए मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब इस टीआरएनए में आपसे पूछा जाए एंटीकोडॉन कहां है, तो एंटीकोडॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां पे बच्चों जैसे यहां पे यू, ए, सी ऐसे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीकोडॉन आगे हम सीखेंगे कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस लूप का फंक्शन होता है कोडॉन को रिकॉग्नाइज करना, इसलिए इसको नाम दिया गया रिकॉग्निशन लूप। क्यों इसको रिकॉग्निशन कहते हैं, एक बार फिर समझना। रिकॉग्निशन लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीकोडॉन्स होते हैं जो कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए इसको रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। इनोसिन ने कहकर इसको रिकॉग्निशन नाम दिया गया। एक बार मैं फिर आपसे पूछता हूं, टीआरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं,
लेकिन जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन पाए वहां पर क्या बन जाते हैं, वहां पे आप सभी जानते हैं लूप्स का फॉर्मेशन होता है। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते वहां पर लूप्स बन जाते हैं। और लूप्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इनमें एब नॉर्मल नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसीलिए लूप हो जाते हैं। टोटल 3 लूप है। साई है तो टी साई सी लूप, डीएचयू है तो डीएचयू लूप, आई है तो कहना इनोसिन चाहिए था लेकिन नाम दिया गया रिकॉग्निशन लूप, क्योंकि इसमें एंटीकोडोन्स होते हैं जो कोडोन को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर? ये जो बातें अभी यहां पर समझाई है, गॉट इट? ये बातें आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। एक एक करके मैं इन तीनों लूप के क्या फंक्शन है वो समझाते हैं। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि ये लूप क्यों बने, अब लूप फंक्शन क्या करते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। एक एक करके तीनों लूप को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं टी साई सी लूप की क्या खास बातें हैं। टी साई सी लूप, टी साई सी लूप को एक दूसरा नाम और दिया जाता है अटैचमेंट लूप। अटैचमेंट लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही टीआरएनए को राइबोसोम से अटैच करता है। इसका फंक्शन भी यही है। दिस लूप कनेक्ट या बाइंड टीआरएनए टू लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम की लार्जर सबयूनिट से बाइंड करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम बाइंडिंग लूप, अटैचमेंट लूप, टी साई सी लूप कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसा आपको समझाने के लिए बच्चों यहां पर ये मैंने राइबोसोम को ड्रॉ किया, ये राइबोसोम है। इस राइबोसोम की ये लार्जर सबयूनिट है, मान लेते हैं सिखाने के लिए जैसे कि ये 50S है और इसके अंदर यहां पर ये आरआरएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के अंदर आप जानते हैं आरआरएनए, आरआरएनए का काम यही तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाना, तो इस राइबोसोम के अंदर ये आरआरएनए। अब यहां पर इस लार्जर सबयूनिट में टीआरएनए बाइंड होगा। ये बच्चों यहां पर टीआरएनए है। अब बात आती है ये टीआरएनए इस लार्जर सबयूनिट से कहां से बाइंड होगा, यहां से बाइंड हो, यहां से बाइंड हो, यहां से कहां से। तो जब भी राइबोसोम के साथ टीआरएनए बाइंड होता है तो इसको बाइंड करने में ये टी साई सी लूप काम करता है। यही टी साई सी लूप इसको यहां से बाइंड करता है। तो टी साई सी लूप आरआरएनए से जुड़ेगा और आरआरएनए मतलब राइबोसोम से जुड़ जाता है। हमने सीखा भी था आरआरएनए का फंक्शन यह था, आरआरएनए टीआरएनए को लार्जर सबयूनिट से अटैच करता है, यानी आरआरएनए इस टीआरएनए को लार्जर से बाइंड करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, टीआरएनए का कौन सा पार्ट बाइंड होता है, तो उसका पार्ट आएगा टी साई सी लूप। यानी टी साई सी लूप, इस लूप का फंक्शन क्या हुआ, टीआरएनए को, इस टीआरएनए को लार्जर सबयूनिट से बाइंड करने में हेल्प करना है। बस एक ही फंक्शन है और ये फंक्शन सबको क्लियर होना चाहिए। कनेक्ट करने में, बाइंड करने में इसका रोल रहता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला लूप हम लेते हैं और वो है रिकॉग्निशन लूप। रिकॉग्निशन लूप जिसको हम एक नाम और देते हैं एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसी लूप के अंदर एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं और एंटीकोडोन का फंक्शन आप जानते हैं, कोडोन को रिकॉग्नाइज करना जो कि एमआरएनए पर होता है। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। एंटीकोडोन का फंक्शन कोडोन पर, कोडोन को रिकॉग्नाइज करना जो कि एमआरएनए पर है। इस बात को आप ऐसे समझिए, ये बच्चों एमआरएनए है, यहां पर ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये एमआरएनए। इस एमआरएनए पर ये 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के कहा जाता है कोडोन। कोडोन का काम अमाइनो एसिड को कोड करना। अब बात आती है ये बच्चों यहां पर टीआरएनए आता है। अब ये जो टीआरएनए एग्जैक्टली इसी तरह से रहता है, ये टीआरएनए अब इस कोडोन के साथ बाइंड करेगा, कोडोन के साथ बाइंड करेगा। अब बात आती है कोडोन के साथ डीएचयू लूप से बाइंड करे, टी साई सी लूप से बाइंड करे या रिकॉग्निशन लूप से। यहां पर इस कोडोन को पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल नाइट्रोजन बेस होते हैं जिनको एंटीकोडोन कहा जाता है। और वो एंटीकोडोन आप जानते हैं कौन से लूप में होते हैं, रिकॉग्निशन लूप। ये जो रिकॉग्निशन लूप है इसी के अंदर एंटीकोडोन होते हैं। ये एंटीकोडोन कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री है। कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहां ए है तो यहां यू है, यहां यू है तो यहां ए है, यहां जी तो यहां सी। ये कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए एंटीकोडोन कहा गया। अच्छा, इस लूप में एंटीकोडोन होता है, इस लूप में एंटीकोडोन होता है जो कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, और कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है इसलिए इसको रिकॉग्निशन लूप कहा जाता है। अच्छा, इस एंटीकोडोन का एक नाम वो लिखा है नोडोक। नोडोक इसलिए कहा जाता है, आप बच्चों इधर से पढ़ रहे तो कोडोन, लेकिन इधर से पढ़ोगे तो NODOC मतलब नोडोक। ये कोडोन का उल्टा था तो क्या नाम दे दिया गया, नोडोक, इसलिए इसको नोडोक कहा जाता है। एग्जैक्ट नाम एंटीकोडोन, लेकिन कई जगह इसको नोडोक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो आप याद रखना टीआरएनए के इस रिकॉग्निशन लूप का फंक्शन क्या है। सिंपल लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, रिकॉग्निशन लूप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां आपको समझाने के लिए एक कोडोन और लिया जी।
अब ये टीआरएनए आया। अब ये टीआरएनए इस कोडॉन को रिकॉग्नाइज करना चाहता है। मैं आपसे पूछूं, क्या डीएचयू लूप रिकॉग्नाइज करेगा? क्या टी साइड सी लूप रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं। रिकॉग्नाइज तो कौन करता है? रिकॉग्नाइज करने वाला लूप होता है ये रिकॉग्निशन लूप, क्योंकि इसके अंदर यहां बैठे होते हैं एंटी कोडॉन, और यही एंटी कोडॉन इन कोडॉन को क्या कर देंगे? रिकॉग्नाइज कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पर इन दोनों की अगर हम बात करें, दोनों टीआरएनए, आपके सामने मैंने 2 टीआरएनए ड्रॉ किए हैं, लेकिन ऐसे 2 नहीं, ऐसे 61 टाइप के होते हैं। अब ये जो टीआरएनए होते हैं, इनमें आप ध्यान से देखो, ये जो यहां पर टी साइड सी लूप, यहां टी साइड सी लूप, यहां डीएचयू लूप, यहां डीएचयू लूप, यहां सीसीए, यहां सीसीए, यहां ग्वेनिन, सब कुछ सेम है। लेकिन एक बात आपको ध्यान से पता चल रही होगी कि यहां पर इसके अंदर यूएससी एंटीकोडॉन है, और इसके अंदर यहां पर सीसीसी एंटीकोडॉन है। यहां पर यूएससी एंटीकोडॉन है और यहां पर सीसीसी एंटीकोडॉन है। बताओ, दोनों के एंटीकोडॉन सेम या डिफरेंट? डिफरेंट है। यहां अलग लिखा है, यहां अलग लिखा है। एंटीकोडॉन डिफरेंट होते हैं, मतलब ये लूप, रिकॉग्निशन लूप, टीआरएनए का हाईली स्पेसिफिक लूप होता है। अगर मैं एक टीआरएनए और मान लीजिए यहां ड्रॉ करता, तो उसमें एंटीकोडॉन डिफरेंट होंगे। तो ये जो एंटीकोडॉन वाला पार्ट होता है, ये सभी टीआरएनए में डिफरेंट होता है, तो ये टीआरएनए का हाईली स्पेसिफिक लूप माना जाता है। तो ये मोस्ट स्पेसिफिक लूप होता है, और यही सारे टीआरएनए में बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए आर डिफरेंट ड्यू टू दिस लूप। इसी लूप की वजह से ही टीआरएनए एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये टीआरएनए डिफरेंट है क्योंकि एंटीकोडॉन डिफरेंट होता है। जो बात समझ में आई? क्लियर हुई बेटे? और इसको सबसे ज्यादा स्पेसिफिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिफरेंट लूप रखता है। सारे टीआरएनए में यही डिफरेंट रखता है, मेन डिफरेंस यही आता है, इसलिए इसको मोस्ट स्पेसिफिक लूप कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो बातें यहां समझाई गई, क्लियर हुई? हमने अभी तक टी साइड सी लूप का क्या फंक्शन है वो सीखा, रिकॉग्निशन लूप का एक फंक्शन है कोडॉन को रिकॉग्नाइज करना, ये सीखा। अब एक क्लास बचता है और वो आता है डीएचयू लूप। बात आती है डीएचयू लूप का क्या फंक्शन है। डीएचयू लूप का सबसे मेन फंक्शन है एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना। ये बच्चों यहां पर एक स्पेशल एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। जिस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है उसका नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज। एंजाइम का नाम याद रखना, अमीनो असाइल सिंथेटेज, या कई बार इसको अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज भी कह देते हैं। यहां टीआरएनए भी जोड़ देते हैं, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम इसको कह देते हैं। अच्छा, इस एंजाइम का क्या रोल है वो भी आपको समझाते हैं। ये जो एंजाइम होता है हर अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट होता है। आप जानते हैं टोटल अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20। तो ये अमाइनो एसिड 20 टाइप के होते हैं, तो हर एंजाइम के लिए ये अलग अलग है। तो 20 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि हर अमाइनो एसिड के लिए वेरी करता है। ये बात क्या कहना चाहती है, इस बात को हम ध्यान से समझे, बहुत अच्छे समझना इस पॉइंट को। आपको समझाने के लिए ये अमाइनो एसिड लिया, ग्लाइसिन, इसी तरह से यहां पर ये अलेनिन, इसी तरह से ये सेरिन, ये सब क्या है? अमाइनो एसिड। इसी तरह से चलते जाए तो ये वैलिन है। ऐसे हम चलते जाए तो टोटल अमाइनो एसिड 20 होते हैं, ऐसे टोटल 20 है। अब बात करें हम टीआरएनए की। ये बच्चों यहां पर टीआरएनए है, ये टीआरएनए है, इसी तरह से ये टीआरएनए है, ये सब टीआरएनए होते हैं। अब इन टीआरएनए पर अमाइनो एसिड, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अमाइनो एसिड कहां बाइंड होता है? 5 डेज 3 डेज, बताइए आंसर। इस 3 डेज एंड पर, सभी जानते हैं इस 3 डेज एंड पर अमाइनो एसिड बाइंड करेगा। अब मुझे बताओ, ग्लाइसिन इस फर्स्ट टीआरएनए पर बाइंड करेगा, सेकंड पे बाइंड करेगा, या थर्ड पे बाइंड करेगा, या किसी और पे बाइंड करेगा? ये कैसे पता चलेगा कि इस ग्लाइसिन को 1, 2, 3 में से किसके साथ बाइंड करना है? ये कैसे पता चलेगा? ये बात अमाइनो एसिड को पता ही नहीं चलती है। मतलब अमाइनो एसिड अकेला स्पेसिफिक नहीं होता, और ये अमाइनो एसिड जब अकेला स्पेसिफिक नहीं है तो इसको पता ही नहीं चलता कि मुझे किसके 3 डेज एंड पर बाइंड होना है। लेकिन आप सभी जानते हैं एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, तो इन अमाइनो एसिड को किसके 3 डेज एंड पर बाइंड होना है, इसकी हेल्प करने के लिए यहां पर एक एंजाइम जोड़ा जाता है। जैसे ग्लाइसिन है तो इसके लिए यहां पर एक एंजाइम आता है E1। अब इस E1 का अगर मैं पूरा नाम दूं तो E1 का फुल फॉर्म होगा E1 ग्लाइसिन, फिर आगे यही अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। E1 का पूरा नाम ग्लाइसिन, आगे पूरा फिर नाम जोड़ दो अमीनो असाइल सिंथेटेज। बात समझ में? एलेनिन के एंजाइम का नाम मैं लेता हूं E2। अब E2 का फुल फॉर्म आप बताओ। E2 का फुल फॉर्म एलेनिन, फिर आगे ये नाम वैसे ऐड कर दो
अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। बात समझ में? इसी तरह से सेरीन के लिए E3, फुल फॉर्म बोलो, सेरीन अमीनो असाइल सिंथेटेज। इसी तरह से वैलिन के लिए E4, फुल फॉर्म, वैलिन अमीनो असाइल सिंथेटेज। अब बताओ, हर अमाइनो एसिड के लिए एंजाइम लगता जा रहा है। अमाइनो एसिड कितने टाइप के? 20। और जब 20 टाइप के अमाइनो एसिड है तो यहां पर एंजाइम भी 20 होंगे। और हर अमाइनो एसिड के लिए एक एक है, तो टोटल अमाइनो एसिड 20 है, तो एंजाइम भी 20 टाइप्स के हो जाते हैं। क्लियर? अब बच्चों यहां पर समझाने के लिए मान लेते हैं ये जो पहला वाला टीआरएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये टीआरएनए समझाने के लिए लिया कि ये ग्लाइसिन के लिए बना है। ये टीआरएनए स्पेशल फॉर ग्लाइसिन के लिए, लेकिन यहां पर इस ग्लाइसिन को पता नहीं चलेगा। अब यहां पर ये ग्लाइसिन के लिए बना है, इसकी हेल्प करता है ये एंजाइम और ये डीएचयू लूप। अगर ये टीआरएनए ग्लाइसिन का है, बात को सुनना, अगर ये टीआरएनए ग्लाइसिन का है तो इसका डीएचयू लूप इन सारे 20 एंजाइम में से केवल E1 को पहचानेगा। मतलब यहां पर ये E1 आया तो ये इस E1 को यहां पर रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा, किसको पहचानेगा? केवल E1 को, क्योंकि ये ग्लाइसिन का टीआरएनए। अगर ग्लाइसिन का है तो इसने केवल E1 को पहचाना। इसको ग्लाइसिन से मतलब नहीं, एंजाइम से मतलब है। तो डीएचयू लूप ने एंजाइम को पहचाना। जैसे ही इन दोनों की जान पहचान हुई, रिकॉग्निशन हुआ, उसी टाइम अब ये जो ग्लाइसिन होता है, यहां से बच्चों ये ग्लाइसिन अब इसके 3' एंड पर आकर बाइंड हो जाता है। आप देख रहे हैं ग्लाइसिन 3' एंड पे बाइंड हुआ, और जैसे बाइंड होगा ये ग्लाइसिन यहां से रिलीज हुआ, ये एंजाइम यहां से रिलीज हुआ। अरे बात समझ में? तो एक बात मुझे बताओ, यहां ग्लाइसिन को जोड़ने से पहले डीएचयू ने किसको पहचाना? डीएचयू का फंक्शन था एंजाइम को पहचाना। अगर ये ग्लाइसिन का है तो इसका डीएचयू लूप केवल E1 को पहचानेगा। अच्छा, बाय मिस्टेक अगर यहां पर E2 आ जाता तो E2 आ जाता तो इसको पहचानते नहीं, और इसको यहां पर चाटा मार के इसको भगा दिया जाता कि इसके पहचान नहीं हो सकती। मतलब जिससे स्पेसिफिक है उसी के साथ ये बाइंडिंग करेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये वाला टीआरएनए सिखाने के लिए मैंने ले लिया एलेनिन के लिए, सिखाने के लिए। बताओ इसके 3' एंड पर किसको जोड़ना है? एलेनिन को। अब बताइए इसका डीएचयू लूप E1, E2, E3, E4, E20 किसको पहचानेगा? अगर ये एलेनिन का है तो E2 को पहचानेगा। अगर बाय मिस्टेक यहां E3 आ जाए तो चाटा, E4 आ जाए तो चाटा, ये सबको चाटा मारेगा बस एक को छोड़ के। किसको? E2 को। अगर यहां पर ये E2 आया तो अब इसका डीएचयू लूप E2 को पहचानेगा, और जैसे इन दोनों की जान पहचान हुई, पहचान होते ही ये अमाइनो एसिड इसके 3' एंड पर यहां पर बाइंड होगा, और जैसे ये बाइंड होगा ये अमाइनो एसिड रिलीज हुआ, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो यहां अमाइनो एसिड को बाइंड करने से पहले पहचान करनी पड़ती है, और पहचान कराने वाला लूप कौन सा होता है? डीएचयू लूप। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये टीआरएनए सिखाने के लिए लेते हैं कि ये सेरीन के लिए है, ये टीआरएनए सेरीन के लिए। अब बताओ ये इन सब में से किसको पहचानेगा? हां, इसका डीएचयू लूप इन सब में से किसको पहचानेगा? E3 को। अगर यहां E3 आया है तो अब इन दोनों की जान पहचान होगी, और जैसी पहचान होगी ये सेरीन इसके 3' एंड पे जुड़ेगा, यहां से फिर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो जब भी अमाइनो एसिड को 3' एंड पे बाइंड करते हैं, पहले पहचान करानी पड़ती है, और पहचान कराने वाला लूप कौन सा होता है? डीएचयू लूप। और क्वेश्चन आता है, डीएचयू लूप किसको पहचानता है? अमाइनो एसिड को या एंजाइम को? ये एंजाइम को पहचानता है, अमीनो एसिड से मतलब नहीं था उसको इस एंजाइम से मतलब होता है, और जिस एंजाइम को पहचानता है उसका नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। अब आप याद रखना, अमाइनो एसिड 20 है तो एंजाइम भी 20 टाइप के होंगे। तो अगर अमाइनो एसिड 20 टाइप के हैं तो एंजाइम के टाइप भी कितने हो जाएंगे? 20 टाइप्स के। इस लूप में इतना सारा समझाने के बाद लाइन तो एक ही पूछेंगे आपसे, डीएचयू लूप का क्या फंक्शन है? तो क्या बताओगे? एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना। अच्छा, टीआरएनए के मैंने तीनों लूप क्या है, उन तीनों को मैंने यहां पर आपको समझा दिया कि तीनों के क्या फंक्शन है। अब तीनों के फंक्शन को मैं समराइज करता हूं, एक तरह से मैं आपसे आप पूछूंगा। ये बच्चों टीआरएनए, अब क्वेश्चन मेरा, टीआरएनए लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है? स्मॉलेस्ट होता है, बहुत छोटा होता है। टीआरएनए क्या सोल्यूबल होता है? यस। इसको हम एडाप्टर भी कहते हैं? यस। कौन से एंड पर अमाइनो एसिड जुड़ता है? याद रखिएगा 3' एंड पर। कौन से ग्रुप से जुड़ता है? COOH से। और कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर। लूप क्यों बन गए? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन पाए, क्योंकि यहां एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस थे। अब इन लूप के फंक्शन बताना। सबसे पहले बताओ टी साइज लूप का फंक्शन। टी साइज लूप का फंक्शन होता है टीआरएनए को राइबोसोम की लार्जर सबयूनिट से बाइंड करना, यही हमने सीखा था।
तो इसका ये एक फंक्शन हुआ। अब मैं आपसे यहां पे पूछूं रिकॉग्निशन लूप का फंक्शन। रिकॉग्निशन लूप में आप जानते हो एंटी कोडोन होते हैं, तो ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा? रिकॉग्निशन कोडोन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। डीएचयू लूप का फंक्शन होता है अमीनो एसिड। यहां पर ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा था, इस छोटे से पार्ट को नाम दिया जाता है वेरिएबल आर्म। अब बात आती है यहां पर, ये जो वेरिएबल आर्म होती है, इस वेरिएबल आर्म के क्या फंक्शन है? वेरिएबल आर्म, यहां पर आप लोगों को एक स्पेशल आर्म दिख रही है, नाम बोलो इसका, वेरिएबल आर्म। इस वेरिएबल आर्म का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन अभी तक प्रॉपर क्लियर नहीं है। तो यहां एक स्पेशल वेरिएबल आर्म होती है, इस वेरिएबल आर्म के फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है कि ये क्या फंक्शन करता है। क्लियर? तो टीआरएनए में क्या क्या हमने सीखा, ये सब बातें आप अच्छे से ध्यान रखें कि टीआरएनए में क्या क्या फीचर्स है। क्लियर? एक लास्ट आरएनए और बचता है यहां पर, और वो है एमआरएनए, छोटा सा आरएनए जिसको हम कहते हैं एमआरएनए। एमआरएनए के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम समझते हैं। एमआरएनए नेम वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। जैकब मोनार्ड, दो साइंटिस्ट ने ये एमआरएनए नाम दिया था। इन साइंटिस्ट का नाम यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी इतना साइंटिस्ट का नाम यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टोटल आरएनए का 1 to 5% है। टोटल आरएनए का 1 to 5 मतलब बहुत कम क्वांटिटी में होता है, 1 to 5% ही रहता है। अच्छा, परसेंटेज ऑर्डर निकाला जाए तो सबसे ज्यादा होता है आर आरएनए। आर आरएनए तो होता है 80%, ये होता है 10%, और ये तो बहुत कम है 1 to 5। तो एमआरएनए की परसेंटेज सबसे कम होती है। तो तीनों आरएनए में परसेंटेज ऑर्डर याद रखिएगा, आर आरएनए सबसे ज्यादा, देन टीआरएनए, देन एमआरएनए। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। एमआरएनए ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। जितने भी आरएनए हैं उनमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होता है? एमआरएनए। आरआरएनए, टीआरएनए स्टेबल है, लेकिन ये तो यहां पर अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये भी सेम इसी तरह से होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहला आरआरएनए हाईली स्टेबल, उसके बाद टीआरएनए, उसके बाद एमआरएनए। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी वही परसेंटेज ऑर्डर के जैसे होता है। क्लियर? ये दो पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस एमआरएनए को एक स्पेशल आरएनए कहा जाता है, टेम्पलेट आरएनए। इसी को स्पेशल नाम दिया जाता है टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इसको बच्चों टेम्पलेट आरएनए इसलिए कहा जाता है, टेम्पलेट आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन बनाने का अल्टीमेटली मैसेज इसी के पास है। जैसे इसको ऐसे समझो, ये आपके सामने यहां पर एमआरएनए को ड्रॉ किया हुआ है, ये एमआरएनए बना रखा है। इस एमआरएनए के ऊपर ये कोडोन्स होते हैं। एमआरएनए पर आप सभी जानते हैं कोडोन्स होते हैं, और यहां जो कोडोन्स होते हैं, इन कोडोन्स में, कोडोन्स का फंक्शन होता है अमाइनो एसिड को कोड करना। जैसे अगर AUG है तो मिथियोनिन को कोड करता है, GGG हमने सीखा था ग्लाइसिन को कोड करता है, UUU फिनाइलेनिन को कोड करता है, GGG आ गया फिर से तो ग्लाइसिन को कोड करता है। तो कोडोन का काम अमाइनो एसिड को कोड करना। जब ये सब अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो अल्टीमेटली बनेगा प्रोटीन। तो इस प्रोटीन को बनाने का मैसेज किसके पास है? इसका मैसेज होता है एमआरएनए के पास। यानी एमआरएनए के पास ही प्रोटीन सिंथेसिस का ओवरऑल मैसेज होता है। ओवरऑल मैसेज इसी के पास है। यानी ये एक ओल्ड स्टैंड है, एमआरएनए का ओल्ड स्टैंड है, और इससे कुछ नया बना रहे हैं। ओल्ड स्टैंड जिससे कुछ बनता है उसी को कह देते हैं टेम्पलेट, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है टेम्पलेट आरएनए। तो एमआरएनए, इसको स्पेशल नाम दिया गया टेम्पलेट आरएनए, क्योंकि इसी को बेस बना के, एमआरएनए को ही बेस बना के अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन कौन बनाता है? एमआरएनए ही बनाता है, क्योंकि मैसेज ओवरऑल इसी के पास होता है। क्लियर? तो इसलिए इसको नाम दिया गया टेम्पलेट आरएनए। क्लियर? अच्छा, आरएनए के पास, एमआरएनए के पास इन अमाइनो एसिड का सेंस होता है। जैसे यहां पर AUG है तो मिथियोनिन का सेंस है, GGG पर ग्लाइसिन का सेंस है। तो इनके पास अमाइनो एसिड का सेंस होता है। तो कभी आप ये भी कह सकते हैं कि एमआरएनए एक तरह का सेंस आरएनए होता है, क्योंकि इसी के पास अमाइनो एसिड का सेंस होता है। यह एक तरह से कोडिंग होता है, क्योंकि कोडोन्स रखता है। तो एमआरएनए सेंस होता है, इसको हम कोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई? अगर हम तीनों आरएनए से मिला के अब ओवरऑल क्वेश्चन पूछे, बता सकते हैं? कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए टीआरएनए, एडाप्टर आरएनए टीआरएनए, कैटालाइटिक आरएनए आरआरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए आरआरएनए, टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए। कोडोन किसके पास है? एमआरएनए। एंटी कोडोन किसके पास है? एंटी कोडोन टीआरएनए के पास होता है। क्लियर? किसकी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ टाइप थी? टीआरएनए की स्ट्रक्चर।
ऐसे घुमा फिरा के यहाँ पर कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको आने चाहिए।